तो अब अफगानिस्तान में भी बात कर लेते हैं। वाखान राहदारी का मामला इस वक्त बड़ा सेंटर ऑफ अटेंशन है। क्या पाकिस्तान को अफगान हुकाम को बाईपास करके इस राहदारी का कंट्रोल संभाल लेना चाहिए? देखिए, संभालना तो कोई इश्यू ही नहीं है। वी कैन जस्ट वॉक इन। और जिस तरीके से वहां पे है 106 किलोमीटर का बॉर्डर है विद गिलगित बल्तिस्तान के साथ, तो हमारे लिए कोई इश्यू नहीं है। 92 किलोमीटर का बॉर्डर विद चाइना, वहां भी कोई मसला नहीं है। लॉन्गर रन में ये पॉसिबिलिटी है, हमारी कैपेबिलिटी है, हम ये कर सकते हैं। मैसेज है कि आप अगर बाज ना आएंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में अभी तक तो हम वे आर एक्टिंग की समझते हैं कि ये कुछ अफगान तालिबान हुकूमत जो है वो अगर होश के नाखून ले, और जिस तरीके से वहाँ से जिस तरीके से आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेशावर का दौरा था, तो वहाँ पे उन्होंने अप्रिशिएट किया है ट्रूप्स की, और जिस तरीके से अभी परफॉर्मेंस रही है अफवाज पाकिस्तान की पिछले चंद महीनों में, स्पेशली जब अज़्म इस्तेहकाम वाला कंसेप्ट आया है, तो मेरा ख्याल में जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है। जिस तरह आज देखें कि कच्ची के इलाके में 27 दहशतगर्द मारे गए हैं, तो रिजॉल्व है। और मेरा ख्याल में अफवाज पाकिस्तान ने एक वो डिटर्मिनेशन शो की है कि जहां जहां दहशतगर्द जाएगा उसके पीछे अफवाज पाकिस्तान जाएगी, और कंप्रोमाइज कोई नहीं होगा। अफगानिस्तान के साथ भी कोई कंप्रोमाइज, क्लियर पॉलिसी हमारी दी है। तो वाह खान जो है कोई मसला नहीं है। वहां पे देखे आबादी 15,000 के करीब आबादी है, तो वहां पे इजीली वी कैन ऑलरेडी देखें गिलगित बल्तिस्तान में इरशाद पास में जब आप खड़े होते हैं तो वहां से 8 किलोमीटर पे ताजिकिस्तान है। सो हम क्लेम कर सकते हैं कि पाकिस्तान शेयर्स बॉर्डर्स विद ताजिकिस्तान। इंडीड, वेरी इंटरेस्टिंग। सो हम देख रहे हैं यकीनन पाकिस्तान अपनी सीरियसनेस दिखा रहा है। आज भी आर्मी चीफ पेशावर में मौजूद थे, इन्हीं मामला पे बात हो रही थी सिक्योरिटी के हवाले से। मगर अफगानिस्तान में मामलात हमें परेशान को नज़र आ रहे हैं। TTP की रिसर्जेंस भी है, वो ज़्यादा काबू में नहीं हो रही है। तालिबान का अपना कंट्रोल हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान के ऊपर? देखें जी, मेरे ख्याल में जिस तरीके से अफगानिस्तान में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमारे ख्याल में वो तवक्को नहीं कर रहे थे। चीज़ें हाथ से निकलती हुई महसूस की जा सकती हैं। नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट दोबारा एक्टिव हो गई है और अपनी स्ट्रेंथ उन्होंने शो कर दी है। जो स्ट्राइक्स की हैं उन्होंने काबुल में की है, हिरात में की है, ऊपर बल्ख में की हैं, तो वो उन्होंने अपना टैग उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा हम यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी देखें कि ताजिकिस्तान में इनकी बड़ी साइजेबल वहाँ पे प्रेजेंस वहाँ पे है। और इसके अलावा जिस तरह आपने बात की है, डिवीजन है बिटवीन कंदहारीज एंड काबुलीज। कंदहार वाले अपने आप को सुपीरियर समझते हैं क्योंकि दुर्रानीज हैं, ऊपर वालों को वो कहते हैं हमसे वो इतने सुपीरियर नहीं है, लेकिन ऊपर हक्कानीज बैठे हुए हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो ग्रुप इनमें है वो हक्कानीज हैं, वो ऊपर बैठे हुए हैं। हक्कानीज फिर थोड़ा से अभी वो मॉडरेट भी है, वो वुमेन एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं। लेकिन साउथ में जो 2.0 नहीं है, अभी 1 पॉइंट वो वापस चले गए हैं। वही तालिबान है जो 96 से 2001 में थे, उनमें है। और इसके अलावा देखिए इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान बहुत मजबूत हो गई है। और जिस तरह स्ट्राइक्स अभी रिसेंटली हुई, और अब अमेरिका में जो शमसुद्दीन जब्बार जो थे उसकी एफिलिएशन भी इस्लामिक स्टेट से निकल आई है, तो वो है अल कायदा, जिसके लिए अब 9/11 हुआ, अल कायदा मजबूत हुई। अल कायदा के अलायंसेस हैं अफगान तालिबान के साथ और फितना और ख्वारिज के साथ भी है। जितने पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेंट हमले हुए हैं, चतराल में जितने हमले हुए, अल कायदा साथ शामिल थी, अफगान तालिबान शामिल थे। मियाँ वाली में जो हमला हुआ उसमें भी ये लोग शामिल थे। और इसी तरीके से जोब कैंट में जो हमला हुआ उसमें भी अल कायदा का शामिल थे। और अल कायदा वाले कुनर में उनका एक अबुल इफराज है, वो वहाँ पे सुसाइडल बम्बिंग को ट्रेन कर रहा है। तो फिर देखें इनका नेक्सस भी हो गया है ब्रास के साथ। तो अफगानिस्तान के अंदर अभी एक किस्म की डिवीजन हो रही है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है। और तो थ्रेट जो है देखें कि अब दुनिया भर के लिए एक थ्रेट है अल-कायदा की वजह से और इस्लामिक स्टेट की वजह से। जब से डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने का ऐलान हुआ है या एक नज़र आया है कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे, एक के बाद एक वाकया हो रहा है अमेरिका में। क्या जो इस ट्रंप साहब तो कह रहे हैं कि ये पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है, हाउ डू यू इवैल्यूएट इट? हमारे ख्याल में जिस तरह उन्होंने बात की है, उन्होंने यही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाया और इस तरीके से उन्होंने कहा जिस तरह चीज़ें मैनेज हो रही हैं वो भी ठीक नहीं हो रही हैं। मेरे ख्याल में एक इट इज़ ए नेचुरल डिजास्टर है। और लेकिन जिस तरीके से हॉलीवुड वाली साइड में हुआ है, सो दैट इज सरप्राइजिंग। वहाँ पे इतने अरेंजमेंट, सारी फैसिलिटीज थे,
लेकिन जिस तरह आप बता रही थी वहाँ पे जो लुक है ऐसा है, जिस तरह गजा की सिचुएशन हम देख सकते हैं एरियल व्यू से, ऐसी सिचुएशन वहाँ पे बनी है। मेरे ख्याल में एक डिजास्टर सिचुएशन है फॉर अमेरिकन, और स्पेशली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इतने 2 हफ्ते रह गए। सो एक आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत कंपैरिजन भी किया जा रहा है, इसको गाजा से भी कंपेयर किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सुपर पावर का जो प्लेस है वो सिर्फ अल्लाह ताला की है, सो इट्स अ नेचुरल डिजास्टर, कोई भी मुल्क सुपर पावर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि लोग अभी इसको वो लिंक तो बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं, और जिस तरीके से मेरा ख्याल में एक तो ये नेचुरल है, ये अल्लाह की कुदरत है, यकीन इसमें तो शक ही नहीं है। और डिस्पाइट देखे इतना मॉडर्न मुल्क है, रिसोर्सेज इतने हैं, डिस्पाइट द फैक्ट मैक्सिको से असिस्टेंस से आए, वहां से उनके जहाज आ गए हैं। सो दैट इज द कंडीशन। जब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करते हैं, स्पेशली या ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, वहाँ पे तो रिसोर्सेज से नहीं होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एक मैसेज है, और एक दुनिया के लिए मैसेज है कि कुछ भी कहीं पे हो सकता है, डिस्पाइट डिफेक्ट आप जितने भी पावरफुल हो, लेकिन जब मेरे ख्याल में पकड़ में आते हैं तो ये हो सकता है। सो हमने अभी गाजा की बात की, चंद दिन कबल इसराइल की जानब से ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा जारी किया, जिसमें फ़लस्तीन समेत कई अरब ममालिक के कुछ इलाके जो हैं वो इसराइल में दिखाए गए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? वर यू सरप्राइज्ड? नहीं, देखें कि इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। पहले उनका क्लेम रहा है कि से लेके नील तक ये ग्रेटर इसराइल है। और अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर जब यूएन जनरल असेंबली में नेतन्याहू गए थे, वहां उन्होंने लिखा हुआ था द कर्स, और उस कर्स में ईरान, इराक और सीरिया शामिल था, और लेकिन उसमें अगेन गजा भी नहीं था और वेस्ट बैंक भी नहीं था। फिर एक और था द ब्लेसिंग, उसमें उन्होंने सऊदी अरब और इजिप्ट को दिखाया और सूडान को ब्लेसिंग में, लेकिन उसमें पे भी ये और इसके बाद देखें कि जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर है स्मोट्रिच, जब रिसेंटली वो जेनीवा गए, तो जेनीवा में वहां पे जहां से वो एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने बैकग्राउंड में जो मैप था उसमें जॉर्डन नहीं शामिल था ही नहीं, और वो उन्होंने इजराइल दिखाया था। और फिर उसने ये भी दावा किया था वी विल एनेक्स वेस्ट बैंक एज वेल एज गजा। और फिर अब जो मैप आया है, जो रिसेंट आया है, और बिब्लिकल हम जो बाइबल से रिलेट करते हैं, आज से 969 कबल मसीह 3000 साल पहले जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, तो उस वक्त जब वो नक्शा उसको पेश किया गया है। और मेरा ख्याल में कि ये चीजें मेरे हिसाब से समझ ले इट इज ए पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एज ए प्रेशराइज करने के लिए, स्पेशली मिडिल ईस्ट में अरब ममालिक को एक मैसेज है कि हम ये कर सकते हैं, आप हमें फौरन रिकग्नाइज कर लेते। मैसेज इज टू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कि आप रिकग्नाइज करें। अगर पिछले नक्शों में तो जब वो फरात से लेकर नील तक उसमें सऊदी अरब भी शामिल था, कुछ हिस्से सऊदी अरब के भी उसमें शामिल थे। तो मेरा ख्याल में अनलेस फिजिकल पोजीशन आपकी नहीं होगी ग्राउंड में, आप जो मर्जी बढ़के मारे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नफ्सियाती असर हो सकता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है, प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है। मुझसे प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं, उन्होंने भी जिस तरीके से कहा कि पहले सीज फायर होना चाहिए, वरना कि जो हालात होंगे हेल विल ब्रेक। और तुम्हारा ख्याल में वो वाले एक मैसेज उनके लिए भी है, तो उससे मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक रेटरिक है, एक प्रेशर टैक्टिक्स है।